नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा था कि बीते दिन एक अहम मुलाकात हुई थी और आपने देखा कि कैसे अचानक से चाचा नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए थे भतीजे तेजस्वी यादव। और उसके बाद भी आपने देखा कि कैसे इसके बाद बीजेपी भी एक्टिव हो जाती है और बीजेपी ने भी अपने तमाम नेताओं को तलब कर लिया था, जिसके बाद अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब यही बना हुआ है कि क्या बिहार में एक बार फिर से कुछ बड़ा तो नहीं होने जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलएम प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, धन्यवाद जी। राहुल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन की ब्रेकिंग न्यूज तो आपने भी देखी होगी, डर लगा, बेचैनी हुई, घबराहट तो हुई होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक रूटीन मुलाकात थी और मुख्य सूचना आयुक्त का के चयन का जो एक प्रोटोकॉल है, हाँ। उसमें जो मुख्य विपक्षी दल के जो प्रमुख जो होते हैं उनको उसमें होना होता है। ये तो अच्छी बात है कि इसी बहाने तेजस्वी जी कम से कम प्रोटोकॉल को समझे। अच्छा। नहीं तो पिछले दिनों तो मानसून सत्र में जिस तरह से वो गायब रहे, जनता ने उनको जो भूमिका दी थी, मुझे लगता है कि उसको तो भूल ही गए थे वो। तो अच्छा। चलो कम से कम इसी बहाने उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल, कुछ राजनीति जो बिहार की है उसको समझने की कोशिश की, उसको उन्होंने उसका निर्वहन किया। तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरह ही देखता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुलाकात अच्छा हुआ कि हो गई। नहीं, मुलाकात होना नहीं होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो मुख्य विपक्षी नेता हैं वो कम से कम अपनी जिम्मेवारियों को समझने लगे हैं, कुछ हद तक समझने लगे हैं, कुछ हद तक जिम्मेदारियों को समझने लगे। रही बात ये कि क्या कोई और धड़कन बढ़ाने वाली बात, तो मुझे बहुत इस बात के लिए निश्चिंत हूँ। और मैं ही नहीं बल्कि एनडीए का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता और हर नेता इस बात से निश्चिंत है कि बिहार एक अलग दिशा में बढ़ चुका है। अच्छा। और खास करके इस बजट के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं बिहार को लेकर के, और केंद्र की जो सरकार है उसमें बिहार की जो भूमिका है वो बहुत मायने रखता है और उसका फायदा भी बिहार को मिल रहा है। और चाहे वो गया की बात हो, चाहे वो आप डिफरेंट तरह के जो इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर आ रहे हैं या उन चीजों को अगर देखें। दूसरी बात कि कुछ अनुभव भी होता है। नीतीश कुमार जी 2 बार, या कहिए कि तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी की कृपा से 2 बार डिप्टी सीएम हुए। अच्छा। एक बार 2015 में और एक 2022 में। जी, लेकिन दोनों बार के जो कड़वे अनुभव है नीतीश कुमार जी के पास, उन अनुभवों को देखते हुए जो अलग अलग समय पे उन्होंने साझा भी किया है, हम सब लोग निश्चिंत हैं कि ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं होने, ऐसी कोई घटना और दुर्घटना नहीं होने जा रही है। लेकिन राहुल जी, आपने भी देखा होगा कि बीजेपी बड़ा बेचैन हो गई थी और इतनी बेचैन हो गई थी कि अचानक से बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को बुला लिया था और बीते दिन अचानक से वहां पर भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। राहुल जी, नहीं, हाई लेवल मीटिंग की कोई बात नहीं है, एनडीए डर गया। नहीं, मेंबरशिप का मामला है, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही मेंबरशिप ड्राइव शुरू। राजनीति के बारे में तो कहा जाता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, वही बात। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार आपसे मेरी बात अलग अलग मुद्दों पर होती रही है, और जो बात मैं कहा हूँ, मुझे लगता है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे नेता हैं, उनको लेकर के कयास चला कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। क्या मैंने आपको कहा था? जब ये भी बात हुई कि क्या हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे या किसी और पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, तब भी मैंने बहुत मजबूती से मैंने ये बात कही थी और ये सब चीजें सच साबित हुई। मैं आपको फिर ये बात मैं कह रहा हूँ, फिर से एक बात समझ लिया जाए, बिहार की राजनीति में तेजस्वी अब लॉस्ट चैप्टर है। लॉस्ट चैप्टर, बिल्कुल, ये 2020 में ही लॉस्ट हो जाते। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें हमारे नेता हाँ बिल्कुल, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो रालोसपा थी उस वक्त वो अलग एक धड़े में थी, और चिराग पासवान जी की भी पार्टी अलग चुनाव लड़े। तो काफी हद तक हम लोगों की वजह से जो नुकसान हुआ, एनडीए को नुकसान हुआ, और आप यही कह रहे हैं कि फायदा हुआ तेजस्वी। निश्चित तौर पर इस बात का हम सब उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, और चिराग, ये हम लोग को भी अफसोस है इस बात का। ठीक है, और शायद यही वजह है कि फिर हम लोग एनडीए में
हम लोग तो जदयू में भी गए और उसके बाद फिर सब लोग एनडीए में फिर वापस आए। वो कोई कोइंसिडेंस अब आने वाले दिनों में नहीं बचेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, लॉस्ट केस का मतलब कि इस बार दहाई आंकड़े में आरजेडी नहीं पहुंचेगी, चाहे ये जो छटपटाहट कर लें। चाहे जो वजह है उसकी, दो बड़ी वजह है उसकी, मैं आपको बताऊं। पहली वजह ये कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर 10 लाख नहीं 12 लाख नौकरियों को जो देने की बात कही गई है वो लगातार दिया जा रहा है, ये बिहार के लोग भी समझते हैं। दूसरी बात कि जो नई सरकार बनी केंद्र की दिल्ली में, तो सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है, हम सभी को नौकरी नहीं दे सकते, तो हमें बिहार के अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति बनानी है जिससे पलायन नहीं हो। तो आप देखेंगे कि गया के अंदर जिस तरह से अभी इन्वेस्टमेंट आया औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अभी नवादा में आप देखेंगे सीमेंट की फैक्ट्री खुली है, फिर पटना में एक 5 स्टार होटल खुला, फिर एक हॉस्पिटल आप देखेंगे, एक तमाम इन्वेस्टमेंट। मैं वही बात मैं कर रहा हूँ कि बिहार के अंदर रोजगार सृजन हो, इसके लिए तमाम इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। तो दोनों पक्ष जब ये चल रहा है तो इसका फायदा। आपने पलायन की बात की है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले खबर आई थी बीते दिन कि उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेता को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। मतलब अब तो मानिएगा ना आप लोग कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, अपराधी बेलगाम हो गए, नीतीश कुमार से नहीं चल रहा है बिहार, अब तो मानिएगा। नहीं देखिए, उस अपराध को अलग तरह से देखने की जरूरत है। पारिवारिक विवाद से पैदा होने वाले अपराध और संगठित अपराध दोनों में फर्क होता है। अच्छा। दूसरी बात कि बिहार के अंदर पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई होती है, आप दूसरे राज्यों की तुलना में आप देखेंगे कि यहाँ आप हर तरह के क्राइम को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन संगठित अपराध को तो यहाँ बहुत पूरी तरह से नियंत्रित रखा हुआ है। दूसरी बात साथ में ये कि जिन अपराधों की बात कही जाती है वो जमीन को लेकर के या उस तरह से, तो आप देखेंगे नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा है कि बड़े अपराध आज की तारीख में जमीन के विवाद की वजह से है। तो लैंड सर्वे और तमाम चीजों को लेकर के जो प्रयास किया जा रहा है उसी दिशा में वो प्रयास है, और पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई है उसका भी असर दिखता है। तो हम ये मानते हैं कि अपराध की जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर सरकार की कड़ी नजर है, ये एक पॉजिटिव है। ये एक पॉजिटिव बात है। चलिए हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले आपने पलायन की बात कही थी, देखिए प्रशांत किशोर भी लगातार कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे, कुछ ऐसी नीति बनाएंगे जिससे बिहार में रुक जाएगा पलायन। और अब तो प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अगर जनता चाहेगी तो उपचुनाव लड़ेगा जनसुराज। क्या कहिएगा? देखिए, बिहार के अंदर पलायन एक बड़ा विषय है और इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। 90 से 2005 ही नहीं बल्कि उसके पहले से भी कई ऐसी परिस्थितियां रही हैं बिहार के अंदर जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया, चाहे वो फ्रेट इक्वलाइजेशन का सवाल हो कांग्रेस की सरकारों के दौर में, या बहुत अपराध हो गया बिहार के अंदर, उसकी वजह से एक बहुत टाइम हम लोग को लगा ये विश्वास बनाने में, खास करके कारपोरेट जगह। कह रहे हैं पलायन रुकना चाहिए, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, यानी कि एनडीए और प्रशांत किशोर के सुर मिल रहे हैं क्या? नहीं, सुर नहीं मिल रहा है। अच्छा। प्रशांत किशोर आज ये बात कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब हम इथेनॉल कंपनियों की बात कर रहे थे, जब नवादा में सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे थे, तब प्रशांत किशोर जी की जनसुराज की तो कोई चर्चा भी नहीं थी। जब यहाँ पे आप लोग सिर्फ बात कर रहे थे ना, बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे पलायन आप बगल के स्टेट में चले जाएं या पलायन कहीं भी होगा, चाहे वो आप कितना भी रोकने का प्रयास करें, लेकिन आपका ये कोशिश होना चाहिए कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास है उसको हम कितना से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि लंबे समय तक हम लोग को एक विश्वास बनाने में लगा, लेकिन जब हम एक बार विश्वास बना पाने की स्थिति में पहुंचे, उसका लगातार इन्वेस्टमेंट, शहनवाज हुसैन जब आपने पिछले दिनों जब मिनिस्टर, तो जब उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहां पर लाया, और उसके बाद आप अभी भी देखेंगे कोई कल्पना नहीं कर सकता था आज से 5 साल पहले कि पटना में एक 5 स्टार होटल टाटा कंपनी आकर के खोलेगी, और अभी तो कई प्रपोजल्स हैं बिहार के अंदर। पलायन कैसे रुकेगा ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये तो बताइए कि जनसुराज ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि उपचुनाव में जनसुराज अपना उम्मीदवार उतारेगा अगर जनता चाहेगी तो। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए प्रशांत किशोर जी को समझने के लिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ,
बहुत स्पष्ट शब्दों में। वो एक पॉलिटिकल, एक तरह से कहिए कि वो राजनीति को कैसे कमर्शियलाइज किया जाए, उसके वो बड़े खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा, ठीक है, राजनीति को कैसे कमर्शियलाइज बिल्कुल। किया मैं जाए? ये बात, जब मैं ये बात कह रहा हूँ, जी। तो अगर आप पिछले कई अनुभवों को आप देखेंगे, हाँ, चाहे हाँ, 2014 की बात हो या 2015 की बात हो, या और भी उन्होंने कई अच्छे नारे गढ़े, लेकिन उन नारों को गढ़ने के पीछे जो प्रचार प्रसार की जो रणनीति थी, उसके पीछे जो एक सबसे बड़ी ब्रांडिंग थी, वो जिस नेता के लिए प्रचार कर रहे थे, उस नेता की अपनी एक विश्वसनीयता, चाहे वो मोदी जी हो, नीतीश जी हो, या कोई भी हो, उनका एक पब्लिक इमेज था। अच्छा, उस पब्लिक इमेज को अगर आप प्रशांत किशोर में देखेंगे, तो वो अलग अलग तरह की नीतियों वाले जो नेता होते हैं, उसको वो सपोर्ट करते हैं, उसको वो कमर्शियल तरीके से उनके प्रचार को तेज करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक साथ आप देखेंगे, एक चुनाव में वो जगन मोहन रेड्डी के लिए प्रचार करेंगे, दूसरे चुनाव में वो नायडू जी के लिए करते हैं। एक समय में खतरा बनकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए प्रशांत कोई किशोर। खतरा नहीं है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक साबित होंगे। अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा प्रशांत किशोर कुछ और साबित नहीं होंगे। जी, मैं बहुत छोटी सी बात मैं कहता हूँ कि आप महिलाओं के बीच एक सर्वे आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जिन महिलाओं को घर से निकाल करके मुख्य धारा में लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, वो उनकी सिंपैथी आज भी किसके साथ? पॉलिटिक्स के साथ है। वो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि बिहार की महिलाओं को अगर हम आगे ले जाते हैं, तो ये बहुत पुरानी कहावत है, या कहिए कि बहुत प्रूव्ड साइंटिफिक तरीका है किसी भी देश को, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, कि महिलाओं की भागीदारी आप उसमें बढ़ा दीजिए। और नीतीश कुमार जी तो ये आज नहीं, ये 20 साल से कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी नया क्या कर रहा है? अच्छा, ये तो नीतीश कुमार जी बहुत पहले प्रशांत किशोर जी नया क्या कर रहे हैं, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे राहुल जी, आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? यानी कि एनडीए अपना कॉम्पिटिटर किसको मानता है? क्या लगता है 2025 में लड़ाई कौन वर्सेस कौन होगी? यानी कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन होगी या एनडीए वर्सेस जनसुराज होगी? देखिए, 176 सीटों पर एनडीए इस लोकसभा चुनाव में लीड किया है, और हमारी कोशिश है कि 2010 में 200 प्लस जो सीट हम लोग लाए थे, तो 176 से 176 से हम लोग को ऊपर जाना है। अब उसमें कौन आएंगे ये तेजस्वी जी तय करें, जो कहते हैं कि हम लोगों को मिलने जाएंगे, लोगों से मिलने जाएंगे और तमाम चीजें, ठीक है, आभार यात्रा, ये पता नहीं कौन सी यात्रा वो करने जा रहे हैं। पिछले महीने 15 अगस्त को वो संभावित था, अब संभवतः इस महीने। और मैं तो कहूंगा कि किसी जिले में वो पदयात्रा भी करके देख लें, तो बहुत सारा विकास भी उनको दिखेगा, जो अब तक उनको नहीं दिखता है वो दिखेगा। जो हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो भी दिखेगा उनको। और मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि संभवतः वो बिहार की जो विकास यात्रा रही है, एक सफर रहा है डेवलपमेंट का, और जो नई सरकार का जो वादा है, उसको संभवतः वो देखने जा रहे हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना आपका कॉम्पिटिटर। एनडीए का कॉम्पिटिटर कौन? मतलब एनडीए की लड़ाई किससे? ये बड़ा सवाल है। कौन वर्सेस कौन होगा? मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि कोई कंपटीटर है। अच्छा। आप कह रहे हैं कि कंपटीशन किससे है? मैं कह रहा हूँ कंपटीशन हमारा अपने आप से है। कि अगर हम 176 लीड किए और 2010 में हम 200 पार किए, तो हमें अपनी ही कमियों पर काम करने की जरूरत है, ताकि जनता का भरोसा अगर 176 सीट पर रहा है, तो उसको हम 200 से प्लस लेकर के जा सकें। यानी कि बड़ी बात आपने कह दी, आपने साफ कह दिया है कि एनडीए की लड़ाई किसी से नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई मतलब ही नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है, राहुल जी ने बड़ी बात कह दी है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।